प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और उसके लिए भी एक अलग से वीडियो डालेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन का। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी टाइप का वीडियो जो है प्राप्त करने के लिए। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन संबंधित जो भी 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें है कि परावर्तन का नियम क्या है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और सेकंड जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये जो है ये कोई सतह हो गया, इस पर मान लेते हैं प्रकाश किरण ये आपतित हो रहा है तो इसको आपतित किरण बोलते हैं। ये टकरा कर के वापस लौट रहा है, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और यहाँ पर ये हो गया अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों जो होता है एक ही तल में होता है, ठीक है। ये फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो देखिए, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। यानी दोनों कोण जो होता है आपस में बराबर, कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा कोण आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध होता है। देखिए, पहले वाला क्वेश्चन को ही थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें अभी हम लोग देखे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन के कोण के बीच जो संबंध होता है एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर। देखिए, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब होती है। देखिए, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है और सीधा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग जो है आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इस टाइप से समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। और आभासी बनता है तो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक बनता है। देखिए, प्रतिबिंब जो होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो देखिए प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणें की आवश्यकता होती है। 2 परावर्तित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और परावर्तन के बाद 2 परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस टाइप से याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें की आवश्यकता होती है और ये दोनों किरण कैसी होनी चाहिए, परावर्तित किरणें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण से रिलेटेड जो है 2-3 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक और सीधा होता है। सेकंड नंबर ये पूछा है कि उसका आकार। तो देखिए, समतल दर्पण में जितना वस्तु का आकार होता है उसी के आकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब सेम साइज का जो है प्रतिबिंब बनता है। तो इस टाइप से इसका आंसर जो हो जाएगा समान हो जाएगा, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
और देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती है, और देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये दर्पण के पीछे बनता है। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु को हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं उतनी ही दूरी दर्पण के पीछे वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। जैसे हम लोग ऐनक में अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण के सामने जितना दूरी पर चेहरा रखते हैं उतना ही दूरी पीछे प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसमें याद रखिएगा प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण से समान दूरी पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे हम लोग। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखें। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो इसमें तीनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन में दाढ़ी बनाने में, वाहन के पीछे देखने में, सजावट में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, क्योंकि जब हम लोग अपना चेहरा को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ी भी बड़ी प्रतीत होती है और इसे आसानी से साफ किया जाता है। तो इसी कारण हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है छोटा बनता है। तो इसीलिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो है, और देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। तो इससे भी रिलेटेड जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बतलाना है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पहले तो हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ड्राइवर के जो साइड में जो मिरर लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण ड्राइवर को पीछे के वस्तु जो होता है देखने में उसको क्या होता है, सहायता मिलता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बहुत मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है। मतलब बहुत बड़ा एरिया का जो है ये एक छोटा सा शीशा में उसका प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे के वस्तु देखने में क्या होता है, सहायता मिलता है। तो इसमें याद रखिएगा। फिर जो है वाहन के साइड मिरर में होता है, फिर गली और सड़क पर जो लैंप लगा रहता है खंभा पर, तो उसमें भी जो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहन के साइड मिरर के रूप में। आगे जब शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का वरीयता हम लोग जो है क्यों देते हैं। ठीक है, तो उसका जो है अलग से वीडियो रहेगा, तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं 8 नंबर। देखिए दर्पण सूत्र 8 नंबर जो है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है फार्मूला होता है दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू, दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए 1/, ये होता है 1/u, f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण सूत्र होता है। और ये जो है किसके बीच में संबंध बतलाता है, एक मतलब फोकस दूरी, u मतलब वस्तु दूरी, v मतलब प्रतिबिंब दूरी, ये तीनों के बीच जो है संबंध बतलाता है। और इस फार्मूला के प्रयोग द्वारा हम लोग जो है अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो एक वीडियो जो है न्यूमेरिकल का भी बनाएंगे, कैसे हम लोग जो है न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं शॉर्टकट तरीका से, कैसे हम लोग निगेटिव लेते हैं, कब हम लोग जो है पॉजिटिव लेते हैं, तो ये सब सारा हम लोग जो इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि दर्पण सूत्र कौन सा होता है। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर, आवर्धन का सूत्र है। देखिए आवर्धन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को जब हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण द्वारा उसका कितना गुना आवर्धित प्रतिबिंब
बनाया जाता है। और ये आवर्धन जो होता है एक अनुपात होता है। हम लोग जो है अनुपात के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं कि वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार जो है कितना गुना बड़ा बना है। ठीक है, इसका आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एम बराबर जो फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू माइनस वी बाई क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू ये होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई एच आई, बाई में क्या होता है ये एच ओ होता है। देखिए आवर्धन जो होता है एम इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई बाई में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा इसमें दर्पण से रिलेटेड जो आवर्धन होता है ये माइनस में होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। और देखिए समतल दर्पण का आवर्धन होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई या बाई में क्या होता है वस्तु के ऊंचाई। और समतल दर्पण में जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है, मतलब दोनों सेम होता है। तो इसीलिए आवर्धन जो हो जाएगा इसका एम इक्वल टू, अगर हम लोग लिखते हैं एम इक्वल टू लिखते हैं एच आई, बाई में एच ओ लिखते हैं। तो देखिए दोनों का आकार जो सेम है, प्रतिबिंब का आकार भी और वस्तु के आकार भी। तो ये जो है इसका मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। तो इसमें याद रखना है कि अवतल दर्पण में दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो काल्पनिक कब बनता है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए जो है सिर्फ एक ही कंडीशन है, जिसमें हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो वहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता है। कहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो देखिए ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ पर ये P होता है, यहाँ पर F होता है और यहाँ पर C हो गया। तो देखिए जब हम लोग वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में, इसके बीच में हम लोग रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होता है इधर काल्पनिक बनता है, इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है। तो यही एक कंडीशन है जिसमें हम लोग वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं हम लोग, तो इसका क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वस्तु फोकस के अंदर, मतलब वस्तु को फोकस के अंदर रखेंगे हम लोग तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12। और देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में दोनों टाइप का बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी मतलब है वस्तु के बराबर। वस्तु को जितना दूरी पर रखेंगे ठीक उतना ही दूरी पीछे वस्तु का क्या होता है प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के बराबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए परावर्तन किस सतह पर होता है। देखिए परावर्तन जो होता है सभी सतहों के लिए होता है, खुरदरी सतह हो या चिकनी सतह हो, परावर्तन जो होता है दोनों सतह पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इसका दोनों हो जाएगा, चिकनी सतह भी होगा और खुरदरी सतह भी होगा। ठीक है। और चलिए नियमित परावर्तन होता है, याद रखिएगा नियमित परावर्तन जो होता है, जब प्रकाश का परावर्तन जो होता है चिकने सतह पर होता है। जैसे ये मान लेते हैं ये चिकना पृष्ठ है, जब समानांतर प्रकाश की किरण जो होता है सतह पर आपतित होता है, फिर सतह से परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण भी क्या होता है एक दूसरे के समानांतर होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नियमित परावर्तन जो होता है चिकनी सतह पर होता है। नियमित परावर्तन किसको बोलते हैं, तो समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें भी क्या हो एक दूसरे के समानांतर होता है, इस पर नियमित परावर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए विसरित परावर्तन, विसरित मतलब
वहीं जब प्रकाश की किरण जो है खुरदरा सतह पर आपतित होती है, प्रकाश की किरण जब ये खुरदरा सतह पर आपतित होती है, समानांतर ये प्रकाश किरणें, तो सतह से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जो है एक दूसरे के समानांतर नहीं हो, इस टाइप से होती है। तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं विसरित परावर्तन बोलते हैं। तो विसरित परावर्तन कहाँ पर होता है? तो खुरदरी सतह पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। और देखिए परावर्तन का नियम जो होता है सभी सतहों पर लागू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब होते हैं। ये तो पहला नियम में ही बतलाए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खिंचाए गए विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही तल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में फोकस की दूरी होती है। और देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में फोकस की दूरी होती है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है और अनंत होता है। तो इसमें देखिए हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी में पढ़ते हैं हम लोग कि जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, और देखिए ये वाला पोल होता है, ये वाला फोकस होता है, और यहाँ पर ये जो है सी होता है। ठीक है, और देखिए हम लोग जो है फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तो पोल से ये फोकस के बीच का जो दूरी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। और देखिए इसमें आपतित किरण जो है इस दिशा में होती है ऐसे। और देखिए जितना भी दूरी हम लोग दर्पण से संबंधित जितना दूरी मापते हैं वो पोल से मापते हैं, हम लोग यहाँ से मापेंगे। और देखिए तो ये आपतित किरण है, अगर हम लोग पोल से आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे, आपतित किरण के विपरीत दिशा मापेंगे तो ये होता है निगेटिव, हम लोग लेते हैं। अगर पोल से हम लोग जो आपतित किरण के दिशा में अगर इधर मापेंगे हम लोग तो उस समय क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी तो इधर है, आपतित किरण के विपरीत माप रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। चलिए देखिए उत्तल दर्पण का फोकस, पहले हम लोग उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण इस टाइप से बनता है, इसमें उभरा हुआ सतह पर क्या होता है? प्रकाश से आपतित होता है। यहाँ पर इधर इसका फोकस होगा और इधर क्या होता है? सी होता है। और देखिए फोकस इसका इधर है, ये वाला पी होता है। और देखिए आपतित किरण इधर है, और देखिए पोल से हम लोग यहाँ से दूरी इधर माप रहे हैं, आपतित किरण की दिशा माप रहे हैं। आपतित किरण इधर है, यहाँ से हम लोग दूरी भी इधर माप रहे हैं। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है? धनात्मक। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। और देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये अनंत होती है, इसका जो कर्वेचर होता है ये क्या होता है? अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? केंद्र है, सतह का मध्य बिंदु है, फोकस है और कोई नहीं। तो देखिए दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर देखते हैं हम लोग। और देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है? तो F बराबर R बाई में क्या होता है? 2 होता है। मतलब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ पर हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू F हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है F इक्वल टू R बाई 2 ये जो फार्मूला प्रूफ करने वाला है, ऐसा हम इस वीडियो में हम लोग डालेंगे ये फार्मूला जो है प्रूफ करके। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा ये फार्मूला, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे 24 नंबर। और देखिए यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगी। देखिए दर्पण से रिलेटेड हम लोग जो है
अलग अलग स्थिति पर रह करके हम लोग क्या बनाते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है ना, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगी, कहाँ पर बनती है ये हमको बतलाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इसमें बनाते हैं, दर्पण बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर ये पोल हो गया, यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर जो है सी होता है। और देखिए वस्तु जो अनंत पर, तो अनंत से जो है कैसी किरण आती है, एक दूसरे के समानांतर किरण आती है। ये समानांतर किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, तो ये फोकस से होकर जा रही है। अब देखिए बतलाया था कि प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से दो परावर्तित किरणें, एक ये और एक ये, वास्तव में देखिए कहाँ पर मिल रही है, ये फोकस पर मिल रही है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, फोकस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, अवतल दर्पण में जो वस्तु फोकस पर हो, देखिए जस्ट इसका उल्टा ही क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में जो वस्तु को हम लोग जो है कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर। अब इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये जो है सी हो गया। ये वस्तु जो है यहाँ पर फोकस पर, याद रखिएगा जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे हम लोग, जब अनंत पर था वस्तु तो इसका प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल होता है, इसको भी याद रखिएगा। अवतल दर्पण का यूज में इसका हम लोग जो है करते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग जो है उत्तल दर्पण का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश एक जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो याद रखिएगा इसमें निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए जो है ऑप्शन जो है जस्ट सब एक ही जैसा लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट का सिर्फ फर्क है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए प्रकाश का चाल सर्वाधिक किस में होता है, तो प्रकाश का सर्वाधिक चाल जो होता है ये निर्वात में होता है। निर्वात, जहाँ पर खाली जगह रहेगा तो वहाँ पर प्रकाश का स्पीड क्या होगा, सबसे ज़्यादा। निर्वात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन में कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम को हम लोग जान गए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सकों द्वारा रोगियों की आँख, कान, गला आदि की जांच में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अभी हम बतलाएं कि जिसमें अगर हमको बड़ा प्रतिबिंब करके देखना है तो उसमें हम लोग जो है अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। तो इसमें भी चिकित्सक जो है रोगी के दांत को देखना है या गला को देखना है तो प्रतिबिंब को क्या करेगा, बड़ा करके देखेगा। तो इसीलिए जो इसमें अवतल दर्पण का ही व्यवहार होगा, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में नहीं, तो इसीलिए हो जाएगा अवतल। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, याद रखिएगा जब वस्तु को हम लोग जो है वक्रता केंद्र पर रखते हैं हम लोग, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये पी, एफ और ये हो जाएगा सी। वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जस्ट इसका नीचे ही प्रतिबिंब बनता है।
ठीक है, और वस्तु के बराबर बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है उसका भी वीडियो हम जो है डालेंगे इसमें। कैसे हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको जो है कितने किरण की आवश्यकता होती है। प्रतिबिंब हम लोग जो है प्रतिबिंब का परिभाषा जो है क्या होता है, किस आधार पर प्रतिबिंब को डिफाइन किया जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है प्रतिबिंब से रिलेटेड, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में ये तो सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर आगे चल करके हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन का देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का ही व्यवहार करेंगे। क्यों करते हैं हम लोग, वो तो मालूम है। अवतल दर्पण में ही किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा छोटा दाढ़ी को अगर बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण का ही व्यवहार करेंगे, ताकि दाढ़ी को आसानी से क्या किया जा सके, साफ किया जा सके। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग जो भी मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है उसके पर्दे पर प्राप्त हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए भी जो है हम लोग जो है दोनों के बीच में इस टाइप से डिफरेंस हम लोग जो है लिख सकते हैं। चलिए तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अब देखिए स्ट्रीट लैम्प के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी पहले ऊपर बतला चुके हैं। स्ट्रीट लैम्प का उपयोग मतलब गली में जो खंभा पर जो लैंप लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है जिसमें वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वही वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे हम लोग, तो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोकस तथा ध्रुव के बीच ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो इसका ऑप्शन नंबर यही, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए ये जो है 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग देख लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी टाइप का वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप का वीडियो बने तो आप लोग जो अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्त के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।